Hi everybody, hi, I'm CA Shrishti Gupta from Web of Jalan classes and I'm here to give you quick revision videos for branch accounting for CA Inter accounts. Branch accounting is a lengthy chapter, I agree, but it is also a very simple chapter. अगर आप धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ आते रहेंगे और आपको पता लगेगा कि नहीं ये इजी चैप्टर है. बस लेंदी चैप्टर है इसलिए मे बी आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो पुराने सीए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा डर बना दिया होगा. ब्रांच अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ब्रांच अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, पर इट्स नॉट डिफिकल्ट. इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ अ लिटिल लेंदी बट ईजी है. तो धीरे धीरे हम एक एक कॉन्सेप्ट देखते हैं. आई ट्राई टू कवर ऑल द मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो दैट एग्ज़ाम से पहले आप ये सिर्फ वीडियोज़ देख रहे हो और आपका ब्रांच अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा. सबसे पहले ब्रांच होती क्या है. कभी भी किसी बिज़नेस को एक्सपैंड करना है या उसको अपने कस्टमर्स तक पहुंचना है तो वो अपनी ब्रांच खोलती है. फॉर एग्जांपल एसबीआई की इंडिया में कितनी सारी ब्रांचेस हैं. वो ब्रांचेस क्यों हैं? सो दैट जम्मू एंड कश्मीर में भी जो एसबीआई के कस्टमर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, कर्नाटका में भी जो एसबीआई के कस्टमर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो. सबके लिए बहुत कन्वीनियंट है एसबीआई जाना. विद इन 5 किलोमीटर्स में मैक्सिमम कह रही हूँ, सबके विद इन रीच है एसबीआई. 5 किलोमीटर के अंदर अंदर एसबीआई के सब कस्टमर को एक ब्रांच मिलेगी. तो ये ब्रांच का पर्पस है, उसको अपनी रीच बढ़ानी है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है. ब्रांच होती कितनी टाइप्स की हैं? डिपेंडेंट एक, ये इसको मैं कैटेगराइज कर रही हूँ ताकि आपको फर्दर चैप्टर में इजी हो जाए. सेमी डिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट, और ये है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या है? जो बहुत छोटी ब्रांचेस हैं, जो अपनी बुक्स खुद मेंटेन नहीं कर रही है, उनके लिए उनकी बुक्स उनका एचओ मेंटेन कर रहा है. तो डिपेंडेंट ब्रांच को आप समझ लो छोटा बच्चा है ये. सेमी डिपेंडेंट एक टीनेजर है और इंडिपेंडेंट फुल ग्रोन अडल्ट है. डिपेंडेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं करता. सेमी डिपेंडेंट थोड़ा थोड़ा मेंटेन कर रहा है, थोड़ा नहीं कर रहा. बट ये डिपेंडेंट ब्रांचेस जो हैं वो अपनी फुल अकाउंट्स खुद मेंटेन कर रही है. फुल अकाउंट्स वो बैलेंस शीट तक बना रही है और वो एचओ को कोई टेंशन नहीं दे रही अपनी बुक्स बनाने के लिए. डिपेंडेंट में ब्रांचेस में आप दो पढ़ोगे, डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट ब्रांचेस और फॉरेन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. फॉरेन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या हुई? जैसे एसबीआई की कनाडा ब्रांच, तो वो एसबीआई के लिए एक फॉरेन ब्रांच है. और डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट ब्रांचेस एसबीआई की मे बी पंजाब की ब्रांच. जो भी बड़ी ब्रांचेस जो अपनी अकाउंट्स खुद मेंटेन कर रही है, अगर वो फॉरेन में है तो वो फॉरेन ब्रांच हो गई, और अगर वो डोमेस्टिक ही है, विद इन द कंट्री है, तो वो डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हो गई. डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या हैं? जो खुद अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही, एचओ उनके लिए उनकी सारी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं. अच्छा, अब ब्रांच में ज़रूरी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एचओ ही ब्रांच को सारे गुड्स भेज रही है, या ऐसा भी हो सकता है ब्रांच अपना इंडिपेंडेंट परचेज खुद मार्केट से कर रही है, एचओ को इन्वॉल्व नहीं करा हुआ. तो ये हम सारे केसेस थ्रू आउट द वीडियोज़ आप देखोगे, ये सारे केसेस हम कवर कर रहे हैं. एचओ जब ब्रांच को गुड सेंड कर रही है तो वो एट कॉस्ट भी कर सकती है या एट सेलिंग प्राइस भी कर सकती है. एट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? अगर 100 रुपीज़ की एचओ की परचेज़ है तो उसने 100 पे ही ब्रांच को भेज दिया. और या ये भी हो सकता है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके भेजे, वो 120 पे भेज दे. तो डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए ICAI हैज़ गिवन अस 3 मेथड्स: डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, एंड ये है स्टॉक एंड डेटा मेथड. इन तीनों मेथड से हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है ब्रांच का. प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ ब्रांच, ये सब कौन करेगा डिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में? एचओ करेगी, क्योंकि ब्रांच तो इसका छोटा बच्चा है, ब्रांच कुछ नहीं कर रहा.
ये HO इन तीनों मेथड्स को यूज़ करेगी और HO इन तीनों मेथड्स को यूज़ करके प्रॉफिट निकालेगी। सेमी डिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट का केस क्या हुआ? ब्रांच की कॉस्ट है 100, HO की कॉस्ट है 100, HO ब्रांच को आगे भेज रही है 120 पे, तो ये क्या हुई? ये ब्रांच की कॉस्ट हुई और ब्रांच इसको फर्दर सेल कर रही है 150 पे। तो जब भी डुअल प्रॉफिट का केस होगा जिसमें दो प्राइजेस गिवन होंगे कि ये HO की कॉस्ट है, HO ने ब्रांच को 120 पे भेजा तो ब्रांच की कॉस्ट 120 हो गई और ब्रांच ने आगे अपने कस्टमर्स को 150 पे सेल करा, तो ये डुअल प्रॉफिट में हमेशा आप मान लेना खुद से कि ये सेमी डिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है जी, तो अभी पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस से। फाइनल अकाउंट मेथड बहुत इजी है, ये आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, ट्रेडिंग P&L बनाना है और उससे प्रॉफिट निकल जाएगा। तो पहले डेटा मेथड से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद डेटा मेथड फर्स्ट। डेटा मेथड क्या होता है? HO ब्रांच को अपना डेटर मान लेता है। डेटर अकाउंट कैसे बनता है? टू सेल बाय कैश या मे बी बाय बैड डेट्स या मे बी बाय डिस्काउंट, और ये हमारा बैलेंस बच गया, बैलेंस CD। यही है, ये कॉमन डेटर अकाउंट ऐसे ही बनता है। तो HO भी ब्रांच अकाउंट इसी बेसिस में बना लेती है, अपना डेटर मान के। उसको कुछ मतलब नहीं है कि ब्रांच खुद से क्या ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसको बस ये मतलब है मैंने तुम्हें क्या दिया और तुमने एंड में मुझे क्या वापस करा। तो आप इसको ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स गिव यू 500 रुपीज़ इन द मॉर्निंग और आप शाम को 300 रुपीज़ उनको रिटर्न कर रहे हो, तो वो खुद से अज्यूम कर लेंगे कि हाँ 200 रुपये इसने कहीं खर्च कर दिए होंगे, कुछ ले लिया होगा 200 का। तो HO भी ब्रांच अकाउंट इसी बेसिस पे बनाती है कि मैंने तुम्हें क्या दिया और तुमने मुझे एंड में, साल के एंड में क्या वापस ला के दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल HO ने ब्रांच को 5000 के गुड्स दिए और साल के एंड में ब्रांच ने उसे 10,000 का कैश रिटर्न करा, तो HO क्या सोचेगी कि 5,000 के गुड्स मैंने दिए थे और 10,000 इसने वापस कर दिए, मतलब 5,000 के गुड्स 5,000 के प्रॉफिट में बेच दिए होंगे। तो ये आप इसी कॉन्सेप्ट को बेस रखो और ऐसे ही ब्रांच अकाउंट बनेगा। तो पहले तो क्या, 2 ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ सारे लिख दो, स्टॉक का, डेटर का, कैश का, फर्नीचर का, जो भी है ओपनिंग बैलेंसेस। फिर साल के थ्रू आउट क्या क्या सामान HO ने ब्रांच को दिया, ये सब डेबिट हो जाएगा। क्या क्या HO ने ब्रांच को दिया? गुड्स दिए तो गुड्स सेंड, किसी रीज़न से एक्सपेंसेस पे कर दिए, कैश दिए फॉर एक्सपेंसेस तो वो डेबिट कर दिया। जो भी दिया वो डेबिट होता रहेगा और जो भी ब्रांच से आया HO के पास वो क्रेडिट होता रहेगा। तो क्या क्या आया? सपोजिटली बाय रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? जो पैसा ब्रांच HO को दे देती है, सेल का दिया होगा या कोई भी पैसा किसी भी चीज़ के लिए जो ब्रांच ने HO को वापस करा, वो रेमिटेंस हो गया। बाय गुड्स रिटर्न्ड, जो गुड्स ब्रांच ने HO को वापस कर दिए, और बाय क्लोजिंग बैलेंसेस, स्टॉक का, कैश का, डेटर का, एसेट का, जिस भी चीज़ का क्लोजिंग बैलेंसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज़ HO, ये सब इन द बुक्स ऑफ HO बन रहा है, HO बना रही है क्योंकि। तो HO बोलेगा ये सामान मैंने तुझे दिया, ये सामान मैंने तुझे दिया, ये सामान मुझे वापस मिला, ये सामान मुझे वापस मिला। तो इन सब का डिफरेंस क्या होगा? अगर क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, द डेबिट साइड इज़ ग्रेटर तो लॉस आ जाएगा। तो अब ये डिपेंडेंट ब्रांचेस है, ब्रांच अपना खुद तो अकाउंट्स मेंटेन कर नहीं रही, HO को बस इतनी इन्फॉर्मेशन पता है कि मैंने तुझे क्या दिया और तुझसे मुझे क्या मिला, और उससे उसने ये ब्रांच अकाउंट बना लिया और साल के एंड में सिर्फ इन्हीं इन्फॉर्मेशन से प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। अब
एचओ जो है वो ब्रांच को गुड्स सेंड करती है, तो ये गुड्स ऑन कॉस्ट भी हो सकते हैं, या एचओ अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के ऑन इनवॉइस प्राइस भी भेज सकती है। फॉर एग्जाम्पल एचओ की परचेज है 100 की, अब वो ब्रांच को एट ₹100 भी भेज सकती है गुड्स, या एट ₹120 भी भेज सकती है। तो इसके बेसिस पे सारे मेथड्स फिर धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं। तो लेट अस टेक एन इजी वन कि एट कॉस्ट ही एचओ ब्रांच को गुड्स भेज रही है। एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन से धीरे धीरे समझते हैं, इट विल गिव यू अ बेटर क्लैरिटी। सो यही वाला क्वेश्चन उठाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बकिंगम रोज बॉम्बे हैज अ ब्रांच इन नागपुर, दे सेंट एट कॉस्ट to their branch at Nagpur. However, direct purchases are also made by the branch for which payments are made to the head office. अब head office को मतलब नहीं है कि वो डायरेक्ट परचेजेस करेगा। हेड ऑफिस को क्या मतलब है, जब वो पेमेंट्स कर रहा है। ये डायरेक्ट परचेजेस ब्रांच एंड थर्ड पार्टी की ट्रांजैक्शन है, इसमें एचओ इन्वॉल्व नहीं है, पर जो पेमेंट है उसमें तो एचओ इन्वॉल्व है, तो एचओ इन पेमेंट्स की एंट्री करेगा। All the collections are transferred from the branch to the head office. From the following, prepare branch Nagpur trading and P&L account in the books of HO and branch Nagpur branch account in the books of HO by data method. तो हमने अभी data method करा है, तो data method से हम नागपुर ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। अब ये ओपनिंग बैलेंसेस है। अब पहले आप ये निकालो क्वेश्चन में से कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंसेस हमें सारे चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टॉक ओनली, ये भी स्टॉक का पार्ट है, जस्ट करेक्ट इट, ये भी स्टॉक का पार्ट है। तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ तक सारे चाहिए, और यहाँ हमें ये चाहिए, हमें क्लोजिंग बैलेंसेस। कैश सेल्स, हमें कैश सेल से मतलब नहीं है, हमें जो रेमिट करेगा ब्रांच हमें उससे मतलब है। तो कैश सेल से नहीं मतलब, हमें रेमिटेंसेस टू एचओ इस फिगर से मतलब है। क्रेडिट सेल से नहीं मतलब, जो हमें रेमिटेंस हो रही है हमें इससे मतलब है। डायरेक्ट परचेजेस से नहीं मतलब हमें, पर जो हम पेमेंट करेंगे हमें उससे मतलब है। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं पता कि ब्रांच क्या कर रहा है इंटरनली, हमें तो सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस से मतलब है जो एचओ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर एचओ को नहीं इम्पैक्ट करा, उसने ब्रांच को दिए। गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, हमें इसकी चाहिए, ये इसका नीड है। ट्रांसफ़र फ्रॉम एचओ, इसमें एचओ इन्वॉल्व है, ये चाहिए। बैड डेट्स हमें नहीं मतलब। डिस्काउंट टू कस्टमर्स हमें नहीं मतलब। रेमिटेंस टू एचओ वी नीडेड, रेमिटेंसेस टू एचओ नॉट रिसीव्ड सो फार, ये हमें चाहिए। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ। तो ये हो गए, ये हमें हेड्स, ये हमें फिगर्स चाहिए ब्रांच अकाउंट बनाते हुए। तो इसका हम ब्रांच अकाउंट बनाए अब। सो ये आप प्लीज़ याद रखो, ये सब प्रिपेयर कर रहा है एचओ इन द बुक्स ऑफ एचओ। उसको जो जो इन्फॉर्मेशन खुद के पास है वो उसी से अपना कर लेता है। वो कह रहा है छोड़ो, ब्रांच नहीं बना रहा, ना बनाए, मुझे मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसी से प्रॉफिट निकाल लूँगा कि नागपुर ब्रांच ने कितने क्या प्रॉफिट कमाया। नागपुर ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में आपको पता है 2 ओपनिंग बैलेंसेस। ये आप आराम से धीरे धीरे करके डाल लो, ये आपको सारा पता है कितना है। स्टॉक इज 40,000, 16,000 plus 24,000. Debtors 25,000. Impressed cash 2,000. यही है ना बस ओपनिंग सारा। यस, अब नेक्स्ट क्या आएगा, 2 goods sent to branch 60,000,
अब ब्रांच ने हमें, आई एम अगेन रिपीटिंग, डायरेक्ट परचेजेस से नहीं मतलब, जो एच ओ ने पेमेंट करी है उससे मतलब है। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट परचेजेस 45,000 के हैं और नहीं स्पेसिफाई करा हुआ कि पेमेंट कितनी की है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि कैश 45,000 ही होगा, तो हम वो ही रिकॉर्ड करेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर लिखा होता डायरेक्ट परचेजेस वर फॉर 45,000 बट एच ओ पेड टू द ब्रांच 40,000, तो यहाँ 40,000 नहीं लिखते, फिर 45,000 नहीं लिखते। तो अब डायरेक्ट परचेजेस हुई हैं तो उसके पैसे एच ओ ने दिए हैं, तो टू बैंक और कैश अकाउंट डायरेक्ट परचेजेस 45,000, टू बैंक एक्सपेंसेस, टू बैंक जो एक्सपेंसेस एच ओ ने पे करे हैं फॉर द ब्रांच, एक्सपेंसेस आर ऑफ 30,000, टू बैंक, ये पेटी कैश एक्सपेंसेस एच ओ ने डायरेक्टली पे कर दिए 4,000। अब आप देख रहे हो, वी आर नॉट कंसर्न्ड कि ये पेटी कैश है या ये कौन सा एक्सपेंस है, हमें ये नहीं मतलब, हमें ये मतलब है कि हम पे कितना कर रहे हैं, एच ओ ब्रांच को पे कितना कर रहा है। तो एच ओ ने 4,000 पे करे, अब ब्रांच उससे पेटी कैश करे या सैलरीज दे या कुछ भी दे, हमें ये मतलब है हमने 4,000 दिए हैं ब्रांच को। अब ऐसे ही यहाँ पे हम सारे बाय क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस में हमें क्या क्या पता है, स्टॉक a total of 25,000, sorry 25,000, $15,000 plus 10,000, डेटर्स का बैलेंस हमें नहीं पता, इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, डेटर्स निकाल लेंगे कोई बात नहीं। इम्प्रेस्ड कैश, ये हम यहीं निकाल सकते हैं, कैसे, इसका ओपनिंग है 2,000, हमने पे करा 4,000, ब्रांच ने खर्च कर दिए 4,000 पेटी एक्सपेंसेस, तो बचे कितने, क्लोजिंग वुड बी 2,000। ये हमने निकाल लिया। अब डेटर का हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। अब और क्या है क्रेडिट में जो ब्रांच ने एच ओ को वापस करा, ब्रांच ने बाय रेमिटेंस या बाय बैंक टोटल ऑफ 165,000, ये 165 है जो एच ओ को मिल गया है, बाय कैश इन ट्रांजिट जो एच ओ को नहीं मिला है अभी तक, दिस इज़ फॉर 5,000। और कुछ नहीं है जो हमने ब्रांच को दिया हो या ब्रांच ने हमें वापस करा हो। तो पहले हम डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 25,000, टू क्रेडिट सेल्स 1,30,000, बाय रिटर्न हुई सेल्स रिटर्न, ये क्रेडिट कर दिया हमने, बाय सेल्स रिटर्न 3,000, बाय बैड डेट्स 1,000, बाय डिस्काउंट 2,000, बाय कैश। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, ब्रांच ने एच ओ को 165,000 दिए जो एच ओ को मिल गए, 5,000 थे जो नहीं मिले, टोटल कितने 1,70,000 ब्रांच ने एच ओ को दे दिए। बट 1,70,000 में कैश सेल्स तो हमारी 45,000 है, लेस कैश सेल्स 45,000, तो डेटर के पैसे कितने आए हुए होंगे 1,25,000। ये वो पैसे हैं जो डेटर्स ने हमें रिटर्न करे हुए हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये कितना हुआ
it would be 24,000. यहाँ डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 24,000. अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है. हमें ये पता है ब्रांच ने एचओ को क्या क्या वापस करा और एचओ ने ब्रांच को क्या क्या दिया. ये सारा सामान साल की स्टार्टिंग में एचओ ने ब्रांच को दे दिया. ये सामान ड्यूरिंग द ईयर एचओ देता गया ब्रांच को. ये सामान ब्रांच ने वापस करा और ये सामान साल की एंड में बच गया. तो इससे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं. इतना सामान दिया, इतना सामान वापस आ गया, तो डिफरेंस वुड बी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच. तो इससे ब्रांच का प्रॉफिट टू ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये एचओ के पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा टू जनरल पीएनएल. कितना हुआ ये? द टोटल वुड बी 2,21,000 और ब्रांच प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000. तो ये ऑन कॉस्ट बेसिस, जितना भी हमारे बकिंगम रोज बॉम्बे की एचओ को जितना भी कॉस्ट पे सामान पड़ रहा है वो ऑन कॉस्ट ही नागपुर आगे भेज रहा है और उससे हमने ये प्रॉफिट निकाल लिया कि नागपुर ब्रांच का इतना प्रॉफिट हुआ है. तो ये डेटा मेथड से इसका बेसिक क्रक्स क्या हुआ? एचओ ने क्या दिया, एचओ को क्या वापस मिला, एंड द एंटायर डिफरेंस इज इट्स प्रॉफिट. तो आप इसी क्रक्स को माइंड में रख के डेटा मेथड करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू. अब आपको इसी क्वेश्चन में इफ़ यू वांट टू ट्राई द फाइनल अकाउंट मेथड, वो तो हमें सबको आता है, ये हम बचपन से कर रहे हैं. फाइनल अकाउंट मेथड इसमें हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं. ये भी प्लीज़ रिमेंबर इन द बुक्स ऑफ एचओ सब कुछ एचओ ही कर रहा है, ब्रांच को कुछ मतलब नहीं है, एचओ ही सब प्रिपेयर कर रहा है. ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अब नॉर्मल कैसे बनाते हैं? बाय सेल्स कितनी हुई? कैश 45,000, क्रेडिट 130, लेस रिटर्न्स 3,000, that will give us 172,000. ये सेल्स हो गई. टू ओपनिंग स्टॉक है हमारा 40,000. टू गुड सेंट, इसको हम एज परचेज ट्रीट करेंगे. ये परचेज हुआ तो गुड सेंट विल बी लाइक परचेजेस 60,000. टू डायरेक्ट परचेजेस, ये है जो ब्रांच खुद बाहर से खरीद रहा है 45,000. आई थिंक ये हो गया सारा. और यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. काफ़ी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक खुद निकालना पड़ेगा, तो उससे आप अभी विल कम टू दैट ऑल्सो कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं. मतलब क्वेश्चन में गिवन है तो इट्स गुड. टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 197,000. 197,000, 1,45,000, 52,000 by gross profit 52,000. अब यहाँ पे आपको जो भी आपके एक्सपेंसेस गिवन है वो पोस्ट कर दो. फाइनल अकाउंट मेथड तो जस्ट लाइक पोस्टिंग, आप पोस्ट करे जा रहे हो, आपको
इसमें अपना माइंड भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस पोस्ट करते जाओ जो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। 30,000 टू डिस्काउंट्स, 2,000 टू बैड डेट्स, 1,000 टू पेटी कैश एक्सपेंसेस, 4,000, बस सारे हो गए, टू नेट प्रॉफिट। अब मेथड्स चाहे कोई भी यूज़ करो, आंसर वही आएगा। अब इसमें भी और नेट प्रॉफिट इज़ 15,000। तो ये मेथड इज़ अ मोर लॉजिकल मेथड। इसमें ये, और ये आप स्टार्टिंग से कर भी रहे हो तो आपको बहुत, आप फेमिलियर हो इस मेथड से। इस मेथड में आपने पहले जीपी निकाल लिया, जीपी के बाद सारे एक्सपेंसेस डाले तो नेट प्रॉफिट डाल लिया। और यही डेटर मेथड से आपने क्या करा, जो जो मिला और जो जो दिया उसका डिफरेंस इज योर प्रॉफिट। अब इसको बार बार प्रैक्टिस के साथ आप ज़्यादा फेमिलियर होते जाओगे, फिर आपको ईजी लगता रहेगा। बट कॉन्सेप्ट लाइन ये की याद रखना, क्या दिया और क्या मिला, और डिफरेंस इज द प्रॉफिट और लॉस। तो ये तो हो गया हमारा डिपेंडेंट ब्रांच में जब एट कॉस्ट एचओ ब्रांच को गुड्स भेज रही है। हमने डेटर मेथड देख लिया और इससे फाइनल अकाउंट्स मेथड देख लिया। अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो एचओ ब्रांच को गुड्स भेज रही है वो एट कॉस्ट नहीं है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा। फॉर एग्जांपल 100 का एचओ की परचेज है, तो अभी जो हमने क्वेश्चंस करा वो 100 की परचेज थी, तो 100 पे ही एचओ ब्रांच को भेज रही थी गुड्स। पर अब एचओ अपना मार्जिन रख के 120 पे भी तो भेज सकती है ब्रांच को। तो उस केसेस में डेटर मेथड कैसे होगा और फाइनल अकाउंट्स मेथड कैसे होगा, और थर्ड मेथड तो हमने डिस्कस ही नहीं करा, और थर्ड मेथड भी हम देखेंगे कि कैसे होगा। बट ये आपको ध्यान रखनी है, अब एट कॉस्ट नहीं भेज रहा, एट इनवॉइस प्राइस या एट सेलिंग प्राइस ब्रांच को एचओ भेज रही है। अब 100 नहीं 120 भेज रही है। ब्रांच अकाउंट बनेगा, वो उसमें सारे जो स्टॉक के आइटम है विल बी एट इनवॉइस प्राइस, क्योंकि ब्रांच के लिए कॉस्ट तो 120 ही है ना। ब्रांच को नहीं पता कि एचओ 90 में ख़रीद रहा है, 100 में ख़रीद रहा है या 110 में ख़रीद रहा है। उसके पास ट्रक आया, ट्रक में 120 का गुड्स आए, अब उसको उसकी कॉस्टिंग नहीं पता। ब्रांच के लिए कॉस्टिंग 120 ही है, तो वो जब अपना अकाउंट बना रही होगी तो 120 के ही हिसाब से बनाएगी। तो सारे जो भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक विल बी एज पर द इनवॉइस प्राइसेस, एज पर 120। जो भी गुड सेंट होगा वो भी एज पर द इनवॉइस प्राइस होगा। तो क्वेश्चन में आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी ब्रांच को मिल रहा है सामान एट अबव कॉस्ट और हम डेटा मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ऑल द आइटम्स विल बी एट इनवॉइस प्राइसेस। ये बात अलग है, अभी धीरे धीरे बताएंगे कि यहाँ पे हम फिर उसका रिजर्व सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको वापस कॉस्ट में लाने के लिए। ये मैं अभी विद क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाएगा, बट आप पहले ये ध्यान रखो दैट द स्टॉक आइटम विल ऑलवेज बी एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस क्वेश्चन, इसको हम तीनों मेथड से ही कर लेंगे। अभी हमें डेटा मेथड सीखा है, डेटा मेथड से इसको देखते हैं। Harrison of Chennai has a branch at New Delhi. Goods are sent 20% above cost. The branch makes both cash and credit sales. Branch expenses are met partly from HO and partly by the branch. The statement of expenses incurred by the branch every month is sent to the head office for recording. Following further details, ये details दी हुई है ended for the year ended 31st March, 31st December. तो ये गुड सेंट एट कॉस्ट है, तो क्योंकि हम सब आईपी पे बनाते हैं इन डेटर मेथड, तो हमें इसको आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31st दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, इनवॉइस प्राइस, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। अब आप इफ़ यू गो टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर मेथड, डू वी नीड दीज टू फिगर्स? नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है कि सेल कितनी हुई, कितनी क्रेडिट सेल थी, कितनी कैश सेल थी, हमें इस फिगर से मतलब है। हमें सिर्फ पैसे से मतलब है कि ब्रांच ने हमें कितना पैसा वापस करा। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 12,000। अब इसमें से
एच ओ ने पे करा है 12,000, तो ये 12,000 सीधा हम डेबिट कर देंगे. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वी डू नॉट नीड दिस इन द ब्रांच अकाउंट, वी माइट नीड इट इन द डेटर्स अकाउंट. अगर डेटर का हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तब फिर भी काम आएगा. बैलेंसेज ऑन, ये ओपनिंग बैलेंस सारे दिए हुए हैं या क्लोजिंग बैलेंस सारे दिए हुए हैं. स्टॉक इज़ एट कॉस्ट, तो हमें इसका आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डेटर, कैश, और ये स्टॉक, डेटर एंड कैश के क्लोजिंग बैलेंसेस. अभी हम पहले ये मेथड तो अभी वी नॉट नो इट येट, डेटर मेथड से ये क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर इफ़ इट इज़ 20% अबव कॉस्ट, तो आप प्रॉफिट वुड बी 1/5 ऑफ कॉस्ट. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ये आपने फाउंडेशन में वैसे पढ़ा हुआ है, बट स्टिल अगर प्रॉफिट इज़ 1/5 ऑफ कॉस्ट, तो दिस इज़ योर कॉस्ट, दिस इज़ योर प्रॉफिट. तो हमारा सेल क्या हुआ 6 और प्रॉफिट अभी भी 1 है, तो मैं इसको 1/6 ऑफ सेल भी बोल सकती हूँ. सो 1 प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सेल. और यही मुझे अगर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉफिट इज़ 25% ऑन सेल, तो इसका क्या मतलब होता, 1/4, 25% इज़ 1/4 ऑफ सेल. तो ये मेरा सेल है, ये मेरा एसपी है, और ये मेरा प्रॉफिट है, कि हर 4 रुपये के सेल पे मुझे 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है. तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 3 रुपये, और मेरा प्रॉफिट अभी भी 1 है, तो इट विल बी 1/3 ऑफ कॉस्ट. सो 1/3 ऑफ कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ सेल. ये आपको क्लियर है, जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग योर कॉन्सेप्ट, कि कॉस्ट से हम सेल का प्रॉफिट निकाल सकते हैं और सेल से हम कॉस्ट का प्रॉफिट निकाल सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4. सोल्यूशन नंबर 4, ये हम डेटा मेथड से कर रहे हैं. इन द बुक्स ऑफ एचओ, हमारे ब्रांच का क्या नाम है, न्यू दिल्ली ब्रांच. प्लीज रिमेंबर दिस विल बी एट इनवॉइस प्राइस. ठीक है. टू ओपनिंग बैलेंसेस. अब जो हमें क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हुआ है, तो अब उसको हमें इनवॉइस में चेंज करना पड़ेगा. स्टॉक का है 25,000 प्लस 20%, तो मतलब 5,000, तो ये दिस विल बी 30,000. स्टॉक का है डेटर 32,750, कैश 5,000. ये तो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हो गए. 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच. अब इसने 2 लाख के सेंड करे, प्लस 20% ऑफ 2 lakhs, 40,000, तो दिस वुड बी 2,40,000. अब आप क्वेश्चन में देखो, इट सेज कि गुड्स रिसीव तो 220 के ही हुए हैं, उसने भेजे 2 लाख कॉस्ट पे, मतलब आईपी हो गया इसका 240, बट ब्रांच को रिसीव 220 ही हुए. तो क्या इसका क्या मतलब है, 20,000 के गुड्स अभी रास्ते में है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गुड्स इन ट्रांजिट. तो 20,000 इनवॉइस प्राइस 20,000 ऑफ गुड्स आर गुड्स इन ट्रांजिट, तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे. तो ये आपको काफ़ी चीज़ें ना हिडन होती है क्वेश्चन में, आप जैसे जैसे पढ़ोगे और चीज़ें मैच नहीं करी, तो मतलब आप सोच रहे ना कुछ हिडन है इसमें, तो आप हिडन निकालोगे फिर उससे. गुड्स सेंड टू ब्रांच टू कैश, जो एचओ ने एक्सपेंसेस पे करे हैं,
12,000 by cash रेमिटेंस हुआ है 2,22,500 का बाय क्लोजिंग बैलेंसेस स्टॉक बैलेंस है 28,000 और 20,000 जो हमारा स्टॉक इन ट्रांजिट है 48,000 कैश 25,000 और डेटर का बैलेंस इसमें हमें गिवन है। अगर नहीं भी गिवन होता और बाकी इन्फॉर्मेशन मिली होती तो हम डेटर का बैलेंस भी निकाल लेते। डेटर इज़ 26,000। ठीक है, तो इन सब में से ये आईपी पे है, ये आईपी पे है एंड ये आईपी पे है। तो अब इन सब का हम जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस कर देंगे। तो आप इन अ वे बोल सकते हो कि हम आईपी में से प्रॉफिट लेस कर रहे हैं तो वो कॉस्ट ही आ रहा है, या इसको अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन बोल दो कि पहले आईपी पे ही लिखेंगे फिर उसका लोड, अब प्रॉफिट को हम इसमें बोल देंगे लोड लेस करके फिर हम शो करेंगे। तो इन अ वे ये कॉस्ट ही शो कर रहा है आपको, क्योंकि हम यहाँ ये 120 था, इसमें से हम 20 लेस कर रहे हैं तो आएगा ये 100 ही। पर दिस इज़ द वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि पहले आईपी पे सब लिख दो और फिर उनके प्रॉफिट्स लेस कर दो रिस्पेक्टिव जगहों से। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, इसका हम बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इस पे प्रॉफिट कितना था 5,000, तो ये 5,000 इसको एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक 48,000 का था तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, या इसको आप सिर्फ स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बोल सकते हो। ये है, दोनों आईपी पे थे ना, तो दिस विल बी 8,000। 8,000 कैसे आया, 48,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये सेल प्राइस है तो इट विल बी 1/6 ऑफ सेल, दिस विल बी 8,000। अब क्या बचा आईपी पे जिसे हमें कॉस्ट पे रिड्यूस करना है, दिस, इसको कैसे करेंगे, बाय गुड्स सेंट, दिस विल बी लोड 40,000। अब देखो सबको हमने आईपी पे पहले लिख कर कॉस्ट में वापस कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमने प्रॉफिट लेस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक का कर दिया, ओपनिंग स्टॉक का कर दिया, गुड्स सेंट। यही यहाँ पे अगर गुड्स रिटर्न रहता, फॉर एग्जांपल गुड्स रिटर्न 40,000 यहाँ पे, तो उसका लोड डिवाइड बाय 6 करके गुड्स रिटर्न का भी लोड कम कर देते दोनों तरफ से। तो दिस विल बी 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये अब टोटल एचओ का प्रॉफिट आ गया जो एचओ ने पूरा कमाया स्टॉक को करके, 16,250। टोटल आप देख लेना, टोटल निकाल लेना कितना हुआ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप एक बार फाइनल अकाउंट से भी देखना चाहोगे, फाइनल अकाउंट्स मेथड से क्या करते हैं। पेपर में देयर आर हाई चांसेस कि आपका या तो डेटा मेथड या स्टॉक एंड डेटा मेथड ही आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट मेथड आए, बिकॉज इट इज़ अ रियली सिंपल मेथड। ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाएंगे ऑलवेज ऑन कॉस्ट। अगर आप देखो तो डेटा मेथड भी इन दी एंड हमने उसको कॉस्ट में कर दिया, 30,000 में से 5,000 लेस कर दिया, 240 में से 40,000 लेस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक में से इसका रिजर्व लेस कर दिया, तो ये बच तो नेट कॉस्ट पे ही रहा है, बट इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि नहीं पहले हम आईपी पे दिखा के फिर लोड कम करेंगे। आप नेट दिखाओगे, यहाँ पे अगर आप सीधा 25,000 लिख देते
जो आपकी कॉस्ट है उससे आंसर आपका यही आता, बट प्रेजेंटेशन की मार्क्स भी तो है पेपर में, तो आपको आईपी में दिखाकर फिर लोड लेस करना है या रिजर्व लेस करना है। अब फाइनल अकाउंट मेथड ट्रेडिंग एंड पीएनएल सीधा सीधा, इसमें पहले ही ऑन कॉस्ट, कुछ रिजर्व का चक्कर नहीं, कुछ लोड का चक्कर नहीं, सिंपल मेथड ऑन कॉस्ट। तो इसमें ऑन कॉस्ट निकाल लो। टू ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट कितना है 25,000 गिवन। टू गुड्स सेंट 2 lakhs। बाय सेल 2,24,000। ये हुआ 165,000 प्लस 59,000 टोटल सेल, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 48,000 का एट आईपी है, 8,000 लेस करके, पर हमें तो कॉस्ट पे ही दिखाना है, तो कॉस्ट कितना हुआ 40,000। 48,000 माइनस 8,000 और 48,000 माइनस 1/6 ऑफ 48,000, 40,000 ऑन कॉस्ट आ गया हमारा। टू जीपी कितना हुआ ये 264,000 और ये आई थिंक होगा 39,000, ठीक है, ठीक है। बाय जीपी 39,000। एक्सपेंसेस क्या है, टू एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन में क्या लाइन लिखी हुई है, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम एचओ एंड पार्टली बाय द ब्रांच इटसेल्फ। तो हमें ये 12,000 तो पता है कि ये एचओ ने पे करा है, पर अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि ये लाइन क्यों लिखी कि पार्टली बाय ब्रांच ने भी कुछ एक्सपेंसेस पे करे हैं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, एक बार कैश अकाउंट बना के देखें कि मैच कर रहा है कि नहीं, कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, हो सकता है कोई डिफरेंस हो, उससे ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे करे हो। टू बैलेंस बीडी दिस इज 5,000। टू कैश सेल्स 59,000 बाय रेमिटेंसेस, जो ब्रांच ने वापस कर दिए एचओ को, रेमिटेंस है 2,22,500, ठीक है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिस इज ऑल्सो 2,500। अब कुछ डेटर ने भी तो पैसे दिए होंगे, ये कैसे पता लगाए, उसके लिए डेटर अकाउंट बना लेते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो भी ना, तो आई वुड सजेस्ट एक जल्दी से कैलकुलेटर पे उसको मैच कर लो कि इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है ना, नहीं हो रही तो लेजर अकाउंट बनाओ और बैलेंसिंग फिगर ढूंढो कि क्या मिसिंग फिगर है, और वो आपको पक्का कुछ ना कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन देगा। तो डेटर अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,750, टू सेल्स 1,65,000 बाय बैड डेट्स 750 by balance CD 26,000. So this will be the balancing figure by bank account. कितना डेटर्स बैंक और कैश अकाउंट, कितना डेटर्स ने हमें पैसे वापस करे, आप इसका टोटल कर लेना। दिस बैलेंसिंग फिगर वुड बी 1,71,000। तो ये पैसे हमें डेटर्स ने दिए। अब यहाँ पे आ गया टू डेटर 171,000। अब टोटल करो, ये टोटल भी नहीं मिलेगा, सो इसका
बाय एक्सपेंसेस, $10,000. So this is the expense that ब्रांच ने खुद से पे करे. अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया 12,000 प्लस 10,000, दिस इज 22,000. अब आप देख रहे हो इतनी सी चीज़ के लिए हमें इतने अकाउंट्स बनाने पड़े. तो कैलसी पे आई वुड सजेस्ट एक बार जल्दी मैच कर लो कि कोई मिसिंग फिगर ना हो, और कैलसी पे मैच नहीं आया तो हाथ के हाथ उसका लेजर बना लो और ट्राई टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर कि क्या फिगर मिसिंग हो सकती है. अब और क्या हमें एक्सपेंस पता है. टू बैड डेट्स 750, टू नेट प्रॉफिट कितना आया 39,000, 39,000 तो ये हो गया 16,250. मैच हो गया. ये हमारे डेटा मेथड से भी. प्रॉफिट हमेशा सेम आएगा, प्रॉफिट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आप हमेशा चेक करो आपके प्रॉफिट्स मेथड से सेम आ रहा है. अब दोनों मेथड से 16,250. तो अभी तक हमने 2 मेथड्स देख लिए थे, फाइनल अकाउंट्स मेथड एंड द डेटा मेथड. आज लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड मेथड, स्टॉक एंड डेटा मेथड. लेट अस क्विकली रिवाइज द अर्लियर 2 मेथड्स फर्स्ट. फाइनल अकाउंट्स मेथड में हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया. ट्रेडिंग अकाउंट में इन बोथ द केसेस अगर कॉस्ट में भेजे तब भी या अगर सेल्स प्राइस पे भेजे तब भी हम अपना कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते थे, इररिस्पेक्टिव कि कितने प्राइस पे भेजा, क्या भेजा. एचओ अपनी कॉस्टिंग पे ही सारा अकाउंट्स बनाता था. डेटा मेथड में क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंसेस डाल लिए, क्लोजिंग बैलेंसेस डाल लिए, गुड्स सेंड डाल लिए, जो भी कैश भेजे वो डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या क्या करा, जो भी आया हमारे पास ब्रांच से, अगर कोई रेमिटेंसेज आई तो क्रेडिट कर दिया, अगर गुड्स सेंड रिटर्न हो गए वो क्रेडिट कर दिया. ऐसे बना के डेटर अकाउंट बना दिया. डेटर अकाउंट में क्या करते हैं, अगर आईपी पे भेज रही है एचओ ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे, तो लिखेंगे तो हम इनवॉइस प्राइस पर सबके लोड कम करते रहेंगे. क्लोजिंग स्टॉक का लोड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व से कम कर दिया डेबिट करके, ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट करके ओपनिंग स्टॉक रिजर्व से कम कर दिया. सबके लोड्स कम करके उसको कॉस्ट पे ले आए और फिर जो हमारा डिफरेंस है दैट इज़ द एनपी ऑफ द ब्रांच. अब स्टॉक एंड डेटा मेथड में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट पहले स्टॉक अकाउंट बनेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट. ये तो सीधा समझ ही आ रहा है कि नेम ऐसा बोल रहा है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट तो बनेगा ही. इसमें और एडिशनल अकाउंट्स क्या बनते हैं, एक बनता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और यहाँ बनेगा ब्रांच P&L अकाउंट. ICI ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट भी यूज़ करता है, वो आई वुड से आप नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, सीधा ब्रांच P&L में सारे एक्सपेंसेस यूज़ करके उसको प्रॉफिट निकाल लेंगे हम. अब ये कैसे बनता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑलवेज एट आईपी बनेगा. अब यहाँ क्या आएगा, जैसे स्टॉक अकाउंट हम बनाते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय सेल्स टू गुड्स सेंट अकाउंट बाय गुड्स रिटर्न्ड. अब ये क्या है, यहाँ ये सब आईपी, ये आईपी पे बना, ये आईपी पे बना, ये आईपी पे बना और ये आईपी पे बना. सेल्स तो जो एक्चुअल है वो ही एक्चुअल रहेगी, वो एक्चुअल. और इसका डिफरेंस जाता है टू सरप्लस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है. अब ये अकाउंट हुआ क्या, यहाँ पे हम
ये सब आईपी पे हैं। तो अब बाकी मेथड्स की तरह इसका आईपी का भी लोड कम करना पड़ेगा, इसको कॉस्ट में लेके आएंगे। तो स्टॉक इन डेटर मेथड में हम लोड कैसे करते हैं कम? हम लोड करते हैं यूजिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको यूज़ करके हम लोड कम करेंगे, जैसे डेटा मेथड में करा था। ओपनिंग स्टॉक का बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये लोड है, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये भी लोड है। ओपनिंग स्टॉक का लोड यहाँ कम कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का लोड यहाँ कम कर दिया। ऑपोजिट साइड करेंगे तभी तो नेट होगा, डिडक्ट हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। यहाँ गुड्स सेंट है तो यहाँ बाय गुड्स सेंट का लोड, गुड्स रिटर्न है तो यहाँ टू गुड्स रिटर्न्ड, इसका लोड कम कर दिया। तो अब देखो हमने सारे लोड्स कम कर दिए और इन दी एंड हम इसको भी वापस कॉस्ट पे ले आए। ये सरप्लस था, ये सरप्लस एज इट इज़ यहाँ आ गया बाय सरप्लस। सारे लोड्स कम कर दिए, सब कॉस्ट पे आ गए, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वुड बी 2 जीपी, ब्रांच पीएनएल। ये जीपी हम यहाँ ले आए बाय जीपी टू एक्सपेंसेस and the difference would be 2 net profit. ठीक है। ब्रांच डेटर अकाउंट एज यूजुअल जो बनता है, टू बैलेंस BD, टू सेल्स बाय रेमिटेंसेस, बाय बैड डेट्स, बाय डिस्काउंट या जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, फिर बाय बैलेंस CD। ये नॉर्मली जो बनता है वैसे बना लिया। ये तो हो गया इसका थोड़ा मैथमेटिकल व्यू कि कैसे हम आईपी से लोड कम कर रहे हैं तो कॉस्ट में आ रहा है, कॉस्ट से जीपी निकल गया, जीपी को पीएनएल में ले आए, पीएनएल से एक्सपेंस से डिडक्ट कर दिया एंड द ओवरऑल डिफरेंस इज द नेट प्रॉफिट। इसको लेट अस ट्राई टू हैव अ लिटिल लॉजिकल व्यू ऑफ दिस मेथड। आप ऐसे सोचो, दिस इज़ द HO और ये है हमारी ब्रांच, ब्रांच को भी बना देते हैं, ये है हमारी ब्रांच। HO सामान भेज रही है एट 20% प्रॉफिट। ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक था 120 का और HO ने न्यू सामान भेजा, गुड्स सेंट 5 लाख प्लस 20%, 6 लाख का सामान टैग करके ब्रांच को भेज दिया कि चलो आप इसको सेल कर लो। चलो ओपनिंग स्टॉक को 110 कर देते हैं, या ठीक है 120, ठीक है। अब ब्रांच ईयर एंड हो गया, ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 2,40,000। अब ब्रांच के पास बच गया 240 का। HO ने पूरे टाइम क्या सोचा कि मैं 20% पे अपने गुड्स बेच रहा हूँ तो ओपनिंग स्टॉक का पे मुझे प्रॉफिट होगा 20,000 का, जो मैंने और गुड्स भेजे हैं उस पे मुझे प्रॉफिट होगा 1 लाख का। ब्रांच जो भी करे मुझे 1,20,000 का प्रॉफिट तो होगा ही इस साल पे। पर ईयर एंड में ब्रांच ने ये भी बताया नहीं मेरा तो क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। तो HO बोलेगी अच्छा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो रुको मैं अपने प्रॉफिट में से क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट भी लेस कर लेता हूँ। कितना हुआ 40,000। अब HO ने रफली क्या निकाल लिया कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो ब्रांच बेचेगी, उस पर प्रॉफिट होगी, जो मैंने अब नए स्टॉक भेजा है उस पर भी प्रॉफिट होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, मे बी नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो मैंने लेस कर लिया।
तो एचओ ने अपना मोटा मोटा हिसाब लगा लिया कि मुझे इस साल 80,000 का प्रॉफिट होगा। आप देखो, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यही कह रहा है। एचओ बोलता है ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट होगा, मुझे गुड्स सेंट का प्रॉफिट होगा, पर मुझे क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट नहीं होगा, तो लेस कर दिया। और बाय चांस कुछ ब्रांच रिटर्न कर देती है तो उसका भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो भी रिड्यूस कर दिया। तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एचओ की सोच है कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उसका रफ हिसाब है कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। Are you getting a little idea of what this branch adjustment account really is? क्रेडिट कर दिया जो जो प्रॉफिट होना था, डेबिट कर दिया जो जो प्रॉफिट नहीं हो पाया, और एंड में बचा जो जितना जीपी, उनका डिफरेंस जो जीपी ब्रांच ने कमा लिया। अब ये सरप्लस क्या है? सरप्लस वो अमाउंट है जो ब्रांच ने अबव इनवॉइस प्राइस बेच दिया। 100 की कॉस्टिंग थी, 120 का एचओ ने ब्रांच को इनवॉइस करके भेजा। बाय चांस अगर ब्रांच ने 125 का बेच दिया होता तो दिस इज़ अ लिटिल अबव द इनवॉइस प्राइस, तो ये ही सरप्लस है। आप देखो, स्टॉक अकाउंट तभी टैली होगा, दिस इज़ द डिफरेंस। जो भी एक्स्ट्रा सेल्स हुई वो सरप्लस में चली जाएगी, और वो सरप्लस भी एचओ के रफ कैलकुलेशन में जुड़ जाएगा कि हाँ, ये भी तो मुझे प्रॉफिट होगा जो ब्रांच ने एक्स्ट्रा बेच दिया। तो दैट वुड गो इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और जो टोटल उसका डिफरेंस आएगा दैट वुड बी जीपी। चलो एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, हमको और क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। तो यही क्वेश्चन को हम अगेन स्टॉक एंड डेटा मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर इसको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जब आप एग्ज़ाम में डेटा मेथड से करोगे, स्टॉक एंड डेटा मेथड से, तो आप पुराने मेथड से तो पहले कुछ नहीं निकालोगे। तो बिल्कुल फ्रेश शुरू करते हैं कि यही हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। 20% अबव कॉस्ट इनवॉइस प्राइस है, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम एचओ एंड पार्टली फ्रॉम ब्रांच, और ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब हमें स्टॉक एंड डेटा मेथड सब आईपी पे चाहिए, क्वेश्चन में ही निकाल लेते हैं। 2 लाख का 240 हो गया आईपी, ये ऑलरेडी आईपी पे गिवन है। 20,000 का क्या हुआ डिफरेंस? एचओ कह रही है मैंने 240 भेजा है, ब्रांच कह रही है मुझे 220 मिला है, तो 20,000 गुड्स इन ट्रांजिट होगा, ये हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। ये इनवॉइस प्राइस पे दोनों ऑलरेडी हैं। कैश रेमिटेड, एक्सपेंसेस पेड, बीडी, ये सब हमें बाद में चाहिए। स्टॉक ये वाला कॉस्ट पे है, तो इस पे 20% 5,000 30,000 ये इनवॉइस प्राइस हो गया। डेटर्स ठीक है, कैश ठीक है, ये इनवॉइस पे ऑलरेडी है। डेटर्स ठीक है, कैश ठीक है। प्रिपेयर लेजर्स इन द बुक्स ऑफ एचओ एंड डिटरमाइन पीएनएल यूजिंग स्टॉक एंड डेटा मेथड। ठीक है, स्टार्ट करें विद स्टॉक एंड डेटा मेथड। तो ये हो गया solution number 4 using stock and data method. Again in the books of HO, बना सब HO रही है क्योंकि ये सब डिपेंडेंट ब्रांचेज हैं, ये अपनी बुक्स खुद बनाती ही नहीं है, HO को ये मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले हम स्पेस कर देते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, पहले इन दोनों को बनाते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 30,000, टू गुड्स सेंट 2,40,000, बाय सेल्स, ये एक्चुअल सेल्स होती है जो भी करिए, टोटल सेल्स 2,24,000, कैश प्लस क्रेडिट। और यहाँ बाय क्लोजिंग 28,000, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 प्लस 20,000 ये इन ट्रांजिट
48,000 का टोटल हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब देखें, ये आईपी पे कर दिया, ये आईपी पे कर दिया, ये आईपी पे है, सब आईपी पे है अभी तक। अब ये मैच हो रहा है क्या? इसका टोटल आ रहा है 272,000, पर इसका तो 270 आ रहा है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2,000। तो ये 2,000 का क्या डिफरेंस हम अज्यूम करते हैं कि ये जो ब्रांच ने सेल करा है दैट वुड बी अबव आईपी। उसने 2,000 का कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी सामान बेच दिया होगा जो हमारा एडिशनल प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट एचओ ने सोचा भी नहीं था और ये एडिशनल प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हमारा एडिशनल प्रॉफिट है और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है क्या, हमारी प्रॉफिट की सोच है कि कितना प्रॉफिट होगा, तो एडिशनल प्रॉफिट है तो इसको भी ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल दिया। इसको बोलते हैं सरप्लस। 2,000 का सरप्लस, ये भी 272 हो गया। कंफर्टेबल? अभी तक इजी। स्टॉक अकाउंट बनाया, सब आईपी पे बनाया, एट आईपी, इसको हमेशा याद रखो, एट आईपी पे सब कुछ आईपी में चेंज करा, मैच नहीं हुआ तो टू सरप्लस डाल दिया। कुछ चांसेस ऐसे भी होंगे कि आपका हो सकता है डेबिट साइड ज़्यादा हो, तो वो डेफिशिएंसी में नॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल लॉस हो सकता है कुछ, कि भाई चोरी हो गई, सामान ट्रांजिट में चोरी हो गई, आग लग गई, फायर, कुछ भी जो लॉसेज है, अबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस हो सकते हैं, वो हम फर्दर इन द चैप्टर डिस्कस करेंगे कि उनके साथ कैसे डील करते हैं। तो वो डेफिशिएंसी का केस होगा। अब ये सरप्लस का केस हुआ, हमने स्टॉक अकाउंट बनाया, एट आईपी बनाया, ओपनिंग स्टॉक आईपी पे डाला, क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे डाला, ओपनिंग स्टॉक गुड सेंट आईपी पे डाला, रिटर्न होता तो वो भी आईपी पे डाल देते, सेल्स एक्चुअल डिफरेंस इफ एनी वुड बी ट्रांसफर टू द एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब ये स्टॉक अकाउंट क्लियर हुआ आपको, ये ईजी था। अब बनाया हमने ब्रांच डेटर अकाउंट, नॉर्मल जैसे बनाएंगे, इसमें सारी फिगर्स पोस्ट कर देते हैं। टू ओपनिंग 32,750, टू क्रेडिट सेल्स 1,65,000, बाय बैड डेट्स 750, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है बैलेंस 26,000। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा, आप यहाँ टोटल लिख देना, मैं टोटल कर नहीं रही, आप टोटल कर लेना। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये तो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन से करा था, इसको तो वैसे ही बना रहे हैं हम, 1,71,000। अब पहले ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट क्या है? एचओ का प्रॉफिट की कैलकुलेशन। ये एचओ कर रही है, अपना मोटा मोटा हिसाब लगा रही है कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट में क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक का लोड बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये एचओ का प्रॉफिट है इस साल का 5,000, बाय गुड्स सेंड का रिज़र्व, ये भी एचओ का प्रॉफिट है। एचओ सोच के बैठी है कि 40,000 तो जो मैंने भेजे हैं गुड्स उससे मैं कमाऊंगी ही, तो ये प्रॉफिट 40,000 भी एचओ सोच के बैठा है कि मेरा 40,000 का प्रॉफिट होगा। अब क्या क्या प्रॉफिट नहीं होगा? टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये प्रॉफिट नहीं होगा। 8,000 का, 8,000 हुआ ना, ये 8,000 का प्रॉफिट एचओ को समझ आ गया कि हाँ ये तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बच गया, और किसी का लोड हमें बचा है, इसका हमने लोड डाल दिया, इसका हमने लोड डाल दिया, इसका हमने लोड डाल दिया। अब ये क्या है? ये 2,000 जो ब्रांच ने बाय चांस एक्स्ट्रा कमा दिया वो भी एचओ का जुड़ गया, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट सरप्लस ऑफ ₹2,000। ठीक है, कंफर्टेबल। सारे हमने प्रॉफिट्स डाल दिए, जो प्रॉफिट नहीं हो पाया वो डेबिट कर दिया क्योंकि उसे हम प्रॉफिट कम करेंगे, और जो इनका डिफरेंस है, चलो ये आप 2 GP
कितना हुआ 39,000। इसको आप ऊपर लिख लेना अकॉर्डिंगली जब लेजर बनाओगे। और ये अच्छा 8,000 कैसे आया, 48,000 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो 1/6 ऑफ सेलिंग होगा। तो 8,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व आ गया। ठीक है, यहाँ तक अब आप थोड़ा लॉजिकली रिलेट कर पा रहे हो। प्रॉफिट्स हमने क्रेडिट साइड में डाल दिए, जो प्रॉफिट नहीं हो पाया उसको लेस कर दिया। इसको आप एज स्टेटमेंट भी, अगर आपको लेजर से अनकंफर्टेबल लग रहा है तो एक बार एज स्टेटमेंट बनाओ कि प्रॉफिट कितना निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक पे प्रॉफिट 5,000, जो न्यू गुड सेंड करे उस पे प्रॉफिट, गुड सेंट पे प्रॉफिट 40,000, 45,000, तो ये प्रॉफिट हो गया। जो हमें पता ही नहीं था सरप्लस ब्रांच ने एक्स्ट्रा पे बेच दिए, ये भी हमारा प्रॉफिट 47,000। अब जो प्रॉफिट नहीं हो पाया क्लोजिंग स्टॉक पे, तो प्रॉफिट अब नेक्स्ट ईयर होगा। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 8,000, तो ये हो गया 39,000। इससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आया लेजर कहना क्या चाह रहा है। लेजर को रीड करो आप, ये प्रॉफिट्स, ये जो प्रॉफिट नहीं हो पाया ये टोटल जीपी। ठीक है, आगे चले। अब हम पहले कैश अकाउंट बना ले, क्योंकि कैश में हमें पता है एक्सपेंसेस होने हैं। ब्रांच कैश अकाउंट टू BD, कितने हैं बैलेंसेस 5,000, टू कैश सेल 59,000, टू डेटर्स 171,000, बाय HO, जो हमने HO को पैसे वापस कर दिए 222,500, बाय CD 2,500। रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है हमारी, एक्सपेंसेस। बाय एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर 10,000। ठीक है, कंफर्टेबल। कैश अकाउंट बनाया, जो भी डिफरेंस था वो हमें पता लग गया कि ये एक्सपेंस हमारी ब्रांच ने खुद से करा है, तो ये एक्सपेंस अकाउंट हो गया। अब हमें GP पता है, GP से NP निकालना है, वो तो आप बचपन से निकाल रहे हो, फिर से निकाल लो। ब्रांच P&L अकाउंट बाय GP 39,000, टू एक्सपेंसेस 10K प्लस 12K 22,000। ठीक है, टू बैड डेट्स 750, टू नेट प्रॉफिट 16,250। ये देखा आपने, तीनों मेथड से प्रॉफिट इन ऑल द केसेस 16,250। प्रॉफिट सेम ही आएगा, आप किसी भी मेथड से यूज़ करो, इट्स जस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। एवरी मेथड इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। मैथमेटिक्स भी कहीं ना कहीं सेम है, तभी तो प्रॉफिट सेम आ रहा है, वो प्रेजेंटेशन अलग अलग है सबकी। एक बार तीनों मेथड्स वापस से रिवाइज करें। दो टाइप्स होते हैं, या तो HO कॉस्ट पे भेजेगा या सेलिंग प्राइस पे भेजेगा। कॉस्ट पे भेजेगा या सेलिंग प्राइस पे भेजे, ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट सब कॉस्ट पे ही बनेंगे। डेटर अकाउंट में कॉस्ट में भेजा, ठीक है, एट कॉस्ट रिकॉर्ड कर दिया सारा स्टॉक, जो जो आया वो डेबिट कर दिया, जो जो हमने भेजा वो डेबिट कर दिया, जो जो वापस आया वो क्रेडिट कर दिया। डिफरेंस वुड बी NP, सीधा NP आएगा। अगर इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है तो उसके लोड कम कर दिए। स्टॉक इन डेटा मेथड पे स्टॉक अकाउंट बनाया, वो IP पे बनाया, उनके लोड सारे लोड कम करे यूजिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर अकाउंट बनाया और फिर ब्रांच P&L अकाउंट बना के एक्सपेंसेस कम करके हमारा NP आ गया। सो दीज आर द 3 मेथड्स इन द केस ऑफ कॉस्ट एंड IP। स्टॉक एंड डेटा मेथड में अगर कॉस्ट पे ही भेजे तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा, आप ये सब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है IP की, ये सब कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। अगर कुछ डिफरेंस आया तो आप उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में कर दो। ये सब नहीं होगा क्योंकि कोई लोड ही नहीं है, बचा क्या, सिर्फ ये सरप्लस GP।
और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि लोड नहीं है तो आप उसको कम क्या करोगे, तो वो एज इट इज़ डल जाएगा और कैश अकाउंट ऐसे ही बनेगा, P&L अकाउंट ऐसे ही बनेगा, डेटर अकाउंट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कंफर्टेबल। अब इसको आप 2-3 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो खुद से, आप और कंफर्टेबल हो जाओगे विथ एवरी क्वेश्चन दैट यू सॉल्व। अब एक टॉपिक करते हैं, ये एग्ज़ाम में कम चांस है आने का, बट हम तो पूरा सिलेबस करके जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस। पहले नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस आपको पता है क्या होता है? नॉर्मल लॉस कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमें पता ही है जो होगा, ओके वी नो इट। अबनॉर्मल लॉस जो हमें पता नहीं है, जो अबनॉर्मैलिटी की वजह से हो जाए, वो अबनॉर्मल लॉस। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑयल का बिजनेस है तो समझ लो 1000 लीटर ऑयल, हमें पता है कि 1000 लीटर ऑयल अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें 10 लीटर ऑयल का गिर जाना नॉर्मल है, तो इसको नॉर्मल लॉस बोल देंगे। और जाते जाते इस बार 500 लीटर ऑयल एक्सीडेंट से गिर गया, तो दिस वुड बी अबनॉर्मल लॉस। और पहुंचा कितना हमारा ऑयल अब टोटल? 490 लीटर। तो 490 लीटर में 10 लीटर नॉर्मल लॉस, 500 लीटर अबनॉर्मल लॉस। तो ये हमारे लॉसेस हो गए। ये आपको पता लग गया नॉर्मल लॉस क्या होता है, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस को कहाँ दिखाते हैं? नॉर्मल लॉस को ऑलरेडी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में वो वैल्यूड होता है, तो उसको हम ट्रेडिंग में शो हो जाता है ये हमारा। और अबनॉर्मल लॉस को कहाँ दिखाते हैं? P&L में। ठीक है, तो इसका अब एक बार तीनों ट्रीटमेंट्स, तीनों मेथड में देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले डेटर मेथड। डेटर मेथड क्या होता था? जो भी हमने ब्रांच को दिया और एंड में जो भी ब्रांच ने हमें वापस करा, हम बस उसी से अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अब इस एग्जाम्पल में ब्रांच ने हमें बता दिया कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक 490 है। तो अब हमें क्या मतलब, यहाँ 1000 भेजा था हमने और वापस 490 मिला, तो इससे खुद ही हमारा NP कम हो जाएगा ना इस चीज़ से। तो क्योंकि डेटा मेथड कभी दिमाग लगाता ही नहीं कि इसकी इंटरनल एक्टिविटी क्या हुई ब्रांच की, वो तो बस ये दिमाग लगाता है मैंने कितना भेजा और वापस कितना आया। तो इस 490 में हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस, तो इससे नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। सो डेटा मेथड में क्या होगा? नो ट्रीटमेंट of abnormal and normal loss in branch account. Treatment only while calculating closing stock. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में हम ऑलरेडी कम करा हुआ दिखाएंगे, तो उससे NP खुद कम हो जाएगा, तो और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस क्लोजिंग स्टॉक जब निकालेंगे तो लेस करके दिखा देंगे। कंफर्टेबल? अब नेक्स्ट हमारा मेथड ट्रेडिंग एंड P&L फाइनल अकाउंट मेथड। इसमें कैसे दिखाएंगे? ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहाँ 2 ओपनिंग, 2 गुड सेंट, यहाँ बाय सेल्स, यहाँ बाय क्लोजिंग। सब किस पे चल रहा है? ट्रेडिंग हमेशा कॉस्ट पे बनता है, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, ये एक्चुअल। तो अब इसमें आप बताओ, ये क्लोजिंग तो हमें 490 ही लिखेंगे ना, इसमें भी हम जो क्लोजिंग एंड के लास्ट में देखेंगे कि गोडाउन में कितना ऑयल पड़ा है, तो गोडाउन में तो 490 लीटर ही शो करेगा ना, तो हमारे क्लोजिंग में 490 लीटर ही होगा। तो इसमें भी तो हमारा GP आफ्टर डिडक्शन ही आएगा, GP खुद ही शो कर रहा है हमें। पर बस एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होती है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को हमें
पीएनएल में दिखाना होता है तो यहाँ पे डाल दिया एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट और यहाँ पे डाल दिया टू एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट, यहाँ बाय जीपी, यहाँ टू एनपी। अगर बाय चांस कुछ इंश्योरेंस है तो बाय इंश्योरेंस क्लेम। तो ये आपने देखा, ये और ये तो नेट ऑफ हो रहा है। ये अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, पर क्योंकि हमें एबनॉर्मल लॉस को पीएनएल में दिखाना होता है कि पीएनएल में दिखाएंगे एबनॉर्मल को, ट्रेडिंग में कैसे दिखा दिया, इसलिए यहाँ से हमने हटाया और यहाँ पे डाल दिया। तो ये अब हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन ठीक हो गया। एबनॉर्मल को यहाँ डाल दिया क्योंकि हमें पीएनएल पे ही दिखाना था। एग्जाम्पल करेंगे, उससे तीनों मेथड सॉल्व कर लेंगे तो आपको और कंफर्ट लेवल बढ़ता जाएगा। बट लॉजिक आपको समझ में आ गया ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी शो कर रहा था नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को, पर यहाँ से हटा के यहाँ डाल दिया क्योंकि एबनॉर्मल लॉस इज अ पीएनएल आइटम एंड नॉट अ ट्रेडिंग आइटम। अब हमारा थर्ड मेथड है स्टॉक एंड डेटा मेथड। इसमें कैसे होगा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस? सबसे पहले हमने स्टॉक अकाउंट बनाया, टू ओपनिंग, टू गुड्स सेंट। ये किस पे बनता है? सब आईपी पे बनते हैं। बाय सेल्स, बाय गुड्स रिटर्न्ड, टू सरप्लस अगर कुछ है तो। अब यहाँ बाय क्लोजिंग आएगा, बैलेंसिंग फिगर। पर ये बैलेंसिंग फिगर में मुझे बाय नॉर्मल लॉस से कम करना पड़ेगा ना इसको। बाय नॉर्मल लॉस आईपी, सब आईपी पे बन रहा है। बाय एबनॉर्मल लॉस आईपी। अब ये जो आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें भी तो समझ लो, भेजा मैंने 100 लीटर, 10 लीटर का नॉर्मल लॉस हो गया, 500 लीटर का नॉर्मल लॉस हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 490 लीटर्स। ये बैलेंसिंग फिगर। उसी से तो हमने ये स्टॉक लेजर्स होते क्या है, एक तरह से स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको लेजर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा? इसको यहाँ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? हमारी प्रॉफिट की रफ कैलकुलेशन। प्रॉफिट की रफ कैलकुलेशन है, कैसे बनाते थे? बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये हम प्रॉफिट कमाएंगे। बाय गुड्स सेंट रिजर्व, ये हम प्रॉफिट कमाएंगे, इसका जो लोड है। बाय सरप्लस, ये हम प्रॉफिट कमाएंगे, क्या क्या नहीं कमाएंगे। टू गुड्स रिटर्न्ड का लोड, ये प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे हम क्योंकि ये तो वापस कर दिया ब्रांच ने हमें। टू क्लोजिंग स्टॉक का लोड, ये प्रॉफिट भी हम नहीं कमा पाएंगे, ब्रांच ने वापस कर दिया। अब आपको इस मेथड में अब और कुछ दिख रहा है कि हम और क्या प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे? टू एबनॉर्मल लॉस का लोड, ये हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और टू नॉर्मल लॉस, ये भी हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अब आप बोलोगे कि 100 का 120 में बेचा, भेज रहे हैं हम ब्रांच को, तो ये 20 रुपीज़ नहीं कमाया, लोड से लेस कर दिया, ये तो ठीक है, पर ये 100 का भी तो लॉस हो गया। ये 100 भी तो हम नहीं कमा पाएंगे, 20 नहीं कमा पाएंगे, लोड से लेस कर दिया, ठीक है, पर ये 100 का लॉस कैसे अकाउंट करेंगे? 100 का लॉस भी तो अकाउंट करना पड़ेगा। तो ये 100 अब नॉर्मल लॉस का तो पीएनएल में आ जाता है क्योंकि अब नॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग पीएनएल में आएगी। टू अब नॉर्मल लॉस
CP कॉस्ट, और नॉर्मल लॉस का 100 हम यहीं कर देते हैं, तो नॉर्मल लॉस एट IP यहाँ बाय GP और 2 NP। इसकी थोड़ी बेटर क्लैरिफिकेशन हो पाई। हमें पूरा 4 जो हमारा लॉस था, कितना जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था 510 लीटर्स ऑफ लॉस था एट, यही मान लो आप 120। अब इसमें 100 लीटर इंटू 120 तो हमारा नॉर्मल लॉस है, और 500 लीटर इंटू 120 हमारा अब नॉर्मल लॉस है। तो अगर मैं सिर्फ ये 20 रुपीज़ तो मेरा लोड है और 100 रुपीज़ मेरा कॉस्ट है, तो मुझे पूरा 120 से लेस करना पड़ेगा ना। तो मैंने 20 रुपीज़ अब नॉर्मल लॉस का यहाँ से लेस करा, और 100 रुपीज़ अब नॉर्मल लॉस का यहाँ से लेस करा, और पूरा नॉर्मल लॉस का @ 120 ये मैंने पूरा यहाँ से लेस कर दिया, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो मेरा ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में मुझे पता है ये नॉर्मल है होना, तो इसको मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट से हटा दिया। और जो मेरे को पता है यार ये तो PNL का आइटम है, इसको मैं कैसे करूँ, तो ये मैंने PNL में डाल दिया। भी एक एग्जाम्पल करते हैं, उसे तीनों मेथड सॉल्व करते हैं, आपको बेटर क्लैरिफिकेशन होगी। एग्जाम्पल, HO sent goods to branch at 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, ऑन कॉस्ट 25% प्रॉफिट है। ओपनिंग स्टॉक IP ₹5 lakhs, गुड्स सेंट IP 15 lakhs, सेल्स नेट ऑफ रिटर्न 14 lakhs। अब नॉर्मल लॉस 70,000, ये IP। नॉर्मल लॉस IP 50,000, एक्सपेंसेस 20,000। अब फाइंड आउट प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम अब एक बार आपकी क्वेश्चन देख लो, इसको तीनों मेथड से देखते हैं, तो आपको नॉर्मल और एब्नॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट बाय ऑल द 3 मेथड्स आपको समझ आ जाएंगे। तो पहले क्या ले, पहले ब्रांच अकाउंट कर लेते हैं डेटर मेथड से। डेटर मेथड, ब्रांच अकाउंट, ये कैसे होता है, एट IP, और लोड हम बाद में कम करते रहते हैं। तो कितना दिया, टू ओपनिंग स्टॉक 5 lakh, टू गुड्स सेंट 15 lakh, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें नहीं पता, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। स्टॉक अकाउंट एट IP, टू ओपनिंग स्टॉक 5 lakhs, टू गुड्स सेंट 15 lakh, बाय सेल्स कितनी थी, 14 lakhs, 14 ही थी ना, बाय
बाय अब नॉर्मल लॉस, अब ये कितना है 70,000 बाय नॉर्मल लॉस 50,000। तो अभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 4,80,000। ये टोटल आपका मैच हो जाएगा। अब आपने देखा हमने स्टॉक अकाउंट बनाया, अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को लेस करेंगे तभी तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को एट आईपी हमने यहाँ डाल दिया 4,80,000। ठीक है, यहाँ तक अब आप ये नॉर्मल जो काम करा हमने नॉर्मल वैसे ही करा। अब बाय रेमिटेंस होगा, रेमिटेंस कितनी हमारी सेल हुई 14 लाख की और अज्यूम कर लो 20,000 यहीं से इसने खर्च कर दिया कैश सेल्स और ये कैश एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो हमें रेमिट कितना करेगा 13,80,000। ये हो गया हमारा सारा। अब हमें लोड्स हटाने हैं जो नॉर्मल हम जैसे सॉल्व करते हैं। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व वन लाख, ये 1 लाख कैसे आया 1/4 ऑफ कॉस्ट दैट वुड मीन 1/5 ऑफ सेल। 1/5 5 लाख का 1/5 कितना 1 लाख, ये लेस कर दिया। अब बाय गुड सेंट का लोड कितना हुआ 3 lakhs और 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना हुआ 96,000। अब ये बच गया हमारा, जो भी बचा वो हमारा एनपी है 1,64,000। ठीक है, डेटा मेथड से आपको क्लियर हुआ हमने क्या करा, स्टॉक से पहले ही कम कर दिया सारा अमाउंट, तो यहाँ स्टॉक से कम हो गया, स्टॉक का हमने लोड कम कर दिया जो नॉर्मल जैसे करते हैं, तो हमारा बचा हुआ जो अमाउंट आ रहा है वो एनपी है हमारा। अब इसको नेक्स्ट मेथड से देखते हैं, फाइनल अकाउंट मेथड। इसमें कैसे होगा, आंसर सब में सेम आएगा, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। अब फाइनल अकाउंट मेथड आप कैसे बनाओगे इस एग्जांपल में, बाय सेल, सेल कितनी है 14 लाख। अब इसमें एट कॉस्ट बनता है, ये आपको याद है ना, तो 2 ओपनिंग स्टॉक 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, 2 गुड्स सेंट कितने थे 15 लाख माइनस 3 लाख 12 लाख। और क्या हमारा ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना था 480 माइनस 48,000 माइनस 96,000 कितना हुआ ये 384। ये आप ध्यान रखना, आप जब सिर्फ फाइनल अकाउंट मेथड से कर रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को आईपी में ही निकाल के ये 480 बनाना, जैसे हमने ऊपर स्टॉक अकाउंट बनाया था आईपी में निकाल के फिर उससे लेस लोड माइनस करना। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया, ओपनिंग आ गया, गुड्स एंड सब कर दिया। अब हमने क्या सीखा था, बाय एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, इसको हमें सिर्फ कॉस्ट से कम करना है, आईपी का जो ट्रीटमेंट था वो हमने कर दिया ऑलरेडी, वो हमें नहीं फ़र्क, तो कॉस्ट कितना होगा 70,000 माइनस 14,000 56,000। ये यहाँ आ गया सिर्फ कॉस्ट पे, क्योंकि ये पूरा हमारा कॉस्ट पे चल रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट से हमने कर दिया। 2 जीपी 2,40,000 पीएनएल में बाय जीपी, एक्सक्यूज मी फॉर माय हैंड राइटिंग, बाय जीपी 240, 2 अब नॉर्मल लॉस
क्योंकि हमें ये P&L में दिखाना है। नहीं भी दिखाएंगे आप, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, आपका आंसर वही आएगा, पर प्रेजेंटेशन है बस ये। बाय एक्सपेंसेस कितने थे, 20,000, और ये फिर आ गया हमारा 2 NP 1,64,000। ऊपर वाले में भी यही था आंसर, 164। वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपने देख लिया, क्या करा हमने इसमें एक्स्ट्रा, यहाँ क्रेडिट कर दिया, यहाँ डेबिट कर दिया। नेट इफेक्ट ज़ीरो रहता, बट इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आया हमारा तीसरा मेथड, स्टॉक एंड डेटा मेथड। ये कैसे करोगे? स्टॉक अकाउंट ये सेम एज अर्लियर जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको कॉपी पेस्ट करें क्या? स्टॉक अकाउंट सेम हमारा जैसे ऊपर बनाया था वैसे ही बन गया। अब हमें बनाना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें कैसे करते थे? सबके लोड्स बाय ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, बाय गुड्स सेंट 3 lakhs, टू क्लोजिंग स्टॉक, इसका लोड कितना है? 96,000। अब क्या करेंगे? अब नॉर्मल लॉस का सिर्फ लोड, अब नॉर्मल लॉस लोड और पूरा टू नॉर्मल लॉस कितना है? 20,000। और अब नॉर्मल लॉस का लोड कितना है? 14,000। तो मेरा GP कितना आया? टू ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, ये कितना हुआ? 2,70,000। अब क्या बचा मेरा? ब्रांच P&L अकाउंट। इसमें मुझे क्या करना था? बाय GP 270, टू एक्सपेंसेस कितने थे हमारे? 20,000, एक्सपेंसेस 20,000 और टू अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट कितनी थी हमारी? इसकी कॉस्ट 56,000। तो सब ठीक अगर हमने करा है तो हमारा नेट प्रॉफिट 196 आएगा। 270 टोटल, 270 माइनस 76,000, 1,94,000। पहले कितना आ रहा था? 194 का 164, 30,000। ओह, ये फिगर की मिस्टेक हो गई, ये 50,000 है ना हमारा नॉर्मल लॉस। तो कितना है नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस इज़ 50,000। 50,000 से ये 30,000 से कम हो गया, कितना हुआ? 240, यहाँ 240 आ गया, और ये भी 30,000 से कम हो गया तो 164। ये फिगर का हमारा मिस्टेक हो गया। 50,000 नॉर्मल लॉस इज 50,000, तो पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस 50,000 हमने यहाँ डाल दिया। अब आप देख रहे हो आंसर तीनों से सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो, कोई फिगर आपकी छूट रही है। तो अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डेटर मेथड में क्या होगा? बस क्लोजिंग स्टॉक है वो नेट ऑफ अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस आएगा और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फाइनल अकाउंट मेथड में क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक में नेट ऑफ कर दिया, पर साथ में हमें एबनॉर्मल लॉस का सिर्फ कॉस्ट यहाँ करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट यहाँ दिखा के यहाँ पे वापस दिखा देंगे, क्योंकि हमें ये प्रेजेंटेशन का वे है।
नहीं भी दिखाएंगे तो आंसर सेम आएगा, पर दिखाना है हमें क्योंकि प्रेजेंटेशन है वो। स्टॉक इन डाटा मेथड में क्या होगा, स्टॉक अकाउंट पहले ही बना लिया जैसे आईपी में बनाते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट और पीएनएल में इसका सिर्फ लोड जाएगा और कॉस्ट यहाँ जाएगा, और नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा इंटायर एट आईपी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और बाकी अभी हमारा बचता है इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके आपका चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके बाय, सी यू।